हेलो एवरीवन, आज एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस और मैं मनजीत। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था रुधिर के फर्स्ट पार्ट में ब्लड प्लाज्मा और आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। तो आज हम इस ब्लड के पार्ट 2 में आपको बताएंगे डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिका तथा प्लेटलेट्स के बारे में। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में तथा रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले आइए हम श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में जानते हैं, इसके बाद हम जानेंगे रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या है। तो जैसे नाम से आपको पता है, श्वेत रुधिर कणिका का मतलब क्या है? सफेद रंग की कोशिकाएं। इसके पहले आप लाल रंग की कोशिका पढ़ रहे थे, लेकिन अब आप क्या पढ़ेंगे? श्वेत रुधिर कणिकाएं पढ़ेंगे। श्वेत रुधिर कणिका इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन जैसा कोई भी वर्णक नहीं होता है जिससे यह किसी रंग को प्रदान करे। तो हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की अनुपस्थिति के कारण ये कोशिकाएं जो हैं सफेद रंग की होती हैं, जिनके कारण इनको श्वेत रुधिर कणिका के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये क्या है? रंगहीन केंद्रकमय रुधिर कोशिकाएं होती हैं। यानी श्वेत रुधिर कणिका क्या है? रंगहीन है। रंगहीन मैंने बताया क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो ये कोशिकाएं जो है रंगहीन होती है, यानी इनमें कोई रंग नहीं होता है। केंद्रकमय होती है, यानी इसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि आप जानते हैं कि लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता था। बट जो आपका श्वेत रुधिर कणिका है, इसके पास केंद्रक पाया जाता है और यह कोशिकाएं रंगहीन होती हैं। क्लियर? आगे एक स्वस्थ मनुष्य में अगर इनकी संख्या की आप बात करें तो एक स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या जो है 5000 से 11000 तक होती है। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 से ज्यादा है तो व्यक्ति जल्दी से बीमार नहीं होगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करना इनका मेन कार्य होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति के शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित हो पाती है। तो यदि किसी मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या लगातार 10,000 से ज्यादा बनी हुई है तो व्यक्ति कभी बीमार नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर रोगों से लड़ने की अपार क्षमता पाई जाएगी, जिसके कारण वह कभी बीमार नहीं होगा। ठीक, और जब कभी आप बीमार होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि आप बीमार तभी होते हैं जब डब्ल्यूबीसी की संख्या शरीर में कम होती है, अर्थात आपके पास रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? लगभग 5000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर रुधिर। यानी एक घन मिलीमीटर रुधिर में डब्ल्यूबीसी की संख्या 5000 से 11000 तक होती है। क्लियर? और इनकी संख्या अगर कम हो जाए, यानी अगर संख्या 5000 से कम हो जाए तो उस स्थिति को हम ल्यूकोपीनिया के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या नियत मात्रा से कम हो जाए, यानी 5000 से 11000 से कम हो जाए, तो जब इनकी संख्या अत्यधिक कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम ल्यूकोपीनिया के नाम से जानते हैं। क्लियर? और वहीं अगर इनकी संख्या अधिक हो जाए तो अधिक होने की दशा को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। क्लियर हुआ कि जब डब्ल्यूबीसी की संख्या घटती है तो इसको हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं, और जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है तो इसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि दोनों की दोनों कंडीशन, यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं का यानी डब्ल्यूबीसी का घटना और डब्ल्यूबीसी का बढ़ना, दोनों ही घातक कंडीशन है। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि मनुष्य में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? 5000 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर।
और अगर इनकी संख्या कम हो जाती है तो इसको हम ल्यूकोपेनिया कहते हैं, और अगर इनकी संख्या अधिक हो जाती है तो इसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। क्लियर? इनके अगर आप जीवन काल की बात करें कि जो सामान्य रूप से श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वह कितनों दिनों तक जीवित रहती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल केवल 4 दिन का होता है, यानी 4 दिन बाद ये जो रुधिर कणिकाएं हैं यह खराब हो जाती हैं। खराब होने के बाद जैसा कि आपको पता है कि अब बनेगी कहाँ, अस्थिमज्जा में बनेगी। क्लियर? और इनके जो हैं साइटोप्लाज्म के अंदर कणिकाओं की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा जाता है, जिनके पहले पार्ट्स को हम कणिका में श्वेत रुधिराणु यानी ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, और दूसरे भाग को हम कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु यानी एग्रेनुलोसाइट कहते हैं। तो WBC के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, यानी कणिकामय और कणिका विहीन। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं ग्रेनुलोसाइट किसे कहते हैं या ग्रेनुलोसाइट क्या है। तो ग्रेनुलोसाइट यानी कणिका में श्वेत रुधिराणु ऐसे रुधिराणु होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, जिनके कारण इनका साइटोप्लाज्म जो है कणिका में दिखाई पड़ता है। जो कणिका में श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं इनके 3 पार्ट्स होते हैं, जिनके पहले पार्ट्स को हम इओसिनोफिल्स, दूसरे को बेसोफिल्स और तीसरे को न्यूट्रोफिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर आप इओसिनोफिल्स की बात करें तो इओसिनोफिल्स की संख्या प्रति घन मिलीमीटर में लगभग 300 होती है, यानी 5000 से 11000 है। इस 5000 से 11000 में क्या होता है, 300 घन मिलीमीटर रुधिर की संख्या किसकी होती है, इओसिनोफिल्स की। ठीक, तो 5000 से 11000 में 300 संख्या किसकी होगी, इओसिनोफिल्स की होगी। और मैं आपको बता दूं कि जब हमारे शरीर में कोई भी परजीवी संक्रमण होता है, यानी कोई भी परजीवी आकर के रोग उत्पन्न करता है, तो उस स्थिति में इओसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है तो शरीर में एक रोग उत्पन्न होता है जिसको हम इओसिनोफिलिया कहते हैं। इओसिनोफिलिया में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर परजीवी, जैसे मलेरिया हो गया, मलेरिया परजीवी, ऐसे जितने भी परजीवी हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, कोई संक्रमण उत्पन्न करते हैं, तो उस कंडीशन में जो इओसिनोफिल्स की संख्या है वह इंक्रीज हो जाती, बढ़ जाती है, जिसको हम इओसिनोफिलिया के नाम से जानते हैं। क्लियर? दूसरा आपका है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की संख्या की अगर आप बात करें तो सबसे कम संख्या इनकी होती है, प्रति घन मिलीमीटर में इनकी संख्या केवल 35 से 150 होती है। यानी जितना 11000 से 5000 संख्या है उसमें से 300 किसकी होगी, इओसिनोफिल्स की होगी, और लगभग 35 से 150 संख्या किसकी होगी, बेसोफिल्स की होगी। ठीक, और बेसोफिल्स की अगर आप जीवन काल की बात करें तो बेसोफिल्स की जो कोशिकाएं हैं वह केवल 8 से 12 घंटे तक जीवित रहती हैं। 8 से 12 घंटे बाद बेसोफिल्स की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, और नष्ट होने के बाद अस्थिमज्जा में पुनः बनाई जाती है। क्लियर? तीसरा आपका है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की संख्या सर्वाधिक होती है इन तीनों में, जिसकी संख्या लगभग 4000 से 5000 घन मिलीमीटर रुधिर होती है। यानी पूरे रुधिर कणिका, पूरे श्वेत रुधिर कणिकाओं में सर्वाधिक संख्या की अगर आप बात करें तो 4000 से 5000 प्रति घन मिलीमीटर रुधिर की संख्या किसकी होती है, लगभग न्यूट्रोफिल्स की होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि श्वेत रुधिर कणिकाओं में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो न्यूट्रोफिल्स की होती है। न्यूट्रोफिल की संख्या सर्वाधिक होती है श्वेत रुधिर कणिकाओं में। इनके द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं आदि का भक्षण किया जाता है, यानी यह फाइगोसाइटोसिस के रूप में कार्य करते हैं। तो जब भी कोई जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश करता है या कोई भी हानिकारक पदार्थ शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो जो न्यूट्रोफिल्स की कोशिकाएं हैं यह उसको नष्ट कर देती हैं, मार देती हैं और उनका भक्षण कर लेती हैं।
जिससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ बना रहता है। और अगर आप इनके जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल लगभग 10 से 12 घंटे का होता है, यानी 10-12 घंटे के बाद न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं, नष्ट होने के बाद नई नई बनती हैं। ठीक। दूसरा आपका है ग्रेनुलोसाइट यानी कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु यानी ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट के भी दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट को हम लिम्फोसाइट और सेकेंड पार्ट को हम मोनोसाइट कहते हैं। ठीक, या आप मोनोसाइट या लिम्फोसाइट कह सकते हैं। तो पहला आपका जो लिम्फोसाइट है ये संरचना में सबसे छोटी होती है और कार्य की दृष्टि से अगर आप देखें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोशिका लिम्फोसाइट की मानी जाती है। यानी पूरे श्वेत रुधिर कणिका का कार्य क्या है? शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना, यानी रोगों से लड़ना और हमको स्वस्थ रखना। और उस लड़ने में सबसे ज्यादा फाइट करने वाली जो सेल्स होती है उसका नाम है लिम्फोसाइट। इस संरचना में सबसे छोटी होती हैं, इनकी संख्या लगभग 1500 से 2500 घन मिलीमीटर रुधिर होती है। ठीक, यानी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं संरचना में सबसे छोटी होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि श्वेत रुधिर कणिकाओं की संरचना में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो वह है लिम्फोसाइट की, जिसकी संख्या लगभग 1500 से 2500 घन मिलीमीटर रुधिर तक होती है। ठीक, इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम टी लिम्फोसाइट कहते हैं, दूसरे को हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं। इन दोनों लिम्फोसाइट कोशिका के द्वारा शरीर में एंटीबॉडी बनाने का कार्य किया जाता है। ठीक, और जो एंटीबॉडी शरीर में इनके द्वारा बनाई जाती है वह कोशिका रोगों से लड़ करके हमें सुरक्षा प्रदान करती है, जिसके कारण हम बीमार नहीं होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल में श्वेत रुधिर कणिकाओं की कौन सी कोशिका सबसे ज्यादा फाइट करती है, सबसे ज्यादा लड़ने का कार्य करती है, तो आप क्या बताएंगे? लिम्फोसाइट के बारे में बताएंगे कि लिम्फोसाइट की वह कोशिका है जो एक्चुअल में रोगों से लड़ती है और हमें सुरक्षा प्रदान करती है। अभी आगे बताएं कैसे लड़ती है। लिम्फोसाइट के बारे में। दूसरा आपका है मोनोसाइट। अगर लिम्फोसाइट आकार में सबसे छोटी होती है तो मोनोसाइट क्या है? आकार में सबसे बड़े होते हैं। तो मोनोसाइट आकार में सबसे बड़े होते हैं, इनकी संख्या लगभग 200 से 700 घन मिलीमीटर रुधिर तक होती है। इनका कार्य है जीवाणुओं का भक्षण करना तथा शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, तो टोटल अगर डब्ल्यूबीसी की आप बात करें तो टोटल डब्ल्यूबीसी का कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, रोगों से लड़ना और सुरक्षा प्रदान करना। इनसे होता क्या है कि जो सबसे पहले मैंने भी आपको बताया कि एक्चुअल में लड़ने का जो कार्य है वह किसके पास है? लिम्फोसाइट के पास है। यानी जब भी कोई बैक्टीरिया मान लीजिए हमारे शरीर में प्रवेश किया, तो जैसे कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनी है वह एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया की पहचान कर लेता है। उसको पता हो जाता है कि कोई हानिकारक पदार्थ शरीर में प्रवेश कर गया है, और जैसे इसको पता चलता है यह दौड़ करके जाता है लिम्फोसाइट के पास। दौड़ करके लिम्फोसाइट के पास जाता है और लिम्फोसाइट को बताता है कि लिम्फोसाइट कोई बैक्टीरिया जो है शरीर के अंदर घुस गया है जो शरीर को हानि पहुंचाने वाला है। तो लिम्फोसाइट क्या करता है? जहां पे एंटीबॉडी बताता है कि वहां बैक्टीरिया आ गया है, दौड़ जाता है किसके पास? बैक्टीरिया के पास पहुंच जाता है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट दौड़ करके जाएगा और क्या करेगा? जीवाणु को मार देगा। जब यह जीवाणु को मार देगा तो रोग उत्पन्न होगा नहीं, अर्थात बैक्टीरिया जिस कारणवश शरीर में प्रवेश किया था वह अपना इस जो संक्रमण है वह नहीं दिखा पाएगा, अर्थात आप स्वस्थ रहेंगे। तो एंटीबॉडी क्या करती है? जीवाणुओं की पहचान करती है, या कोई जितने भी जीवाणु बैक्टीरिया कवक जो भी हानिकारक पदार्थ हैं जैसे शरीर में प्रवेश करते हैं एंटीबॉडी उनकी पहचान कर लेती है। एंटीबॉडी की पहचान करने के बाद जो लिम्फोसाइट है, एंटीबॉडी पहुंचाती है सूचना को लिम्फोसाइट तक। लिम्फोसाइट क्या करता है? जा करके उस जीवाणु को मार देता है। जब जीवाणु को मार देता है तो लिम्फोसाइट जाता है मोनोसाइट के पास और बताता है कि मोनोसाइट उठिए और आपके लिए भोजन तैयार है।
मैंने जुआड़ू को मार दिया है। जैसे सुनता है कि जुआड़ू मारा गया है, यह जाता है और जुआड़ू को खा लेता है। जुआड़ू को खा करके शरीर को फिर से साफ सुथरा बना देता है, जिसके कारण हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहती है और हम बीमार नहीं होते हैं। तो WBC के मेन फंक्शन की अगर आप बात करें तो क्या है? शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, इनके जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल कितना होता है? लगभग 4 दिन का होता है। ठीक, 4 दिन बाद टोटल WBC जो पुराने वाले हैं समाप्त हो जाती है और नई नई कोशिकाएं बनती रहती है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC। आगे हम बात करेंगे प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट के बारे में। तो अभी हमने आपको बताया श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC के बारे में। अब जो आपका नेक्स्ट तीसरा है वह है रुधिर प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं हमने पढ़ लिया है ब्लड प्लाज्मा को, RBC को, WBC को, लास्ट में आज भी पढ़ने वाले हैं किसको? ब्लड प्लेटलेट्स को, रुधिर प्लेटलेट्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं रुधिर प्लेटलेट्स। तो जो रुधिर प्लेटलेट्स आपका है इसको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं, जो एक अंडाकार गोलाकार तस्तरीनुमा केंद्रक विहीन रुधिर कोशिकाएं होती हैं। यानी जो आपका थ्रोम्बोसाइट यानी रुधिर प्लेटलेट्स है वह एक अंडाकार गोलाकार तस्तरीनुमा केंद्रक विहीन रुधिर कोशिकाएं होती हैं। यानी थ्रोम्बोसाइट में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, जो गोल हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं या तस्तरीनुमा हो सकती हैं। इनका व्यास जो होता है, इनका व्यास 2 से 4 माइक्रोन का होता है। यानी जो थ्रोम्बोसाइट होती हैं इनका व्यास कितना होता है? तो व्यास 2 से 4 माइक्रोन का होता है। इनकी संख्या अगर आप बात करें, इनकी संख्या जो है लगभग 2.5 लाख से 5 लाख। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि एक मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो मानव में जो प्लेटलेट्स की संख्या है वह लगभग 2.5 लाख से 5 लाख होती है। ठीक, तो मानव में प्लेटलेट्स की संख्या 2.5 लाख से 5 लाख घन मिलीमीटर रुधिर में होती है। यानी 1 घन मिलीमीटर रुधिर में लगभग प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होगी? 2.5 लाख से 5 लाख। इनका निर्माण जो है अस्थिमज्जा में पाई जाने वाली मेगाकैरियोसाइट, यह एक सेल्स है जिसका नाम है मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट के विखंडन से होता है। ठीक, इनका जीवन काल लगभग 2 से 10 दिनों का होता है और इनका मुख्य कार्य है रुधिर स्कंदन करना यानी रुधिर का थक्का जमाना। ठीक, क्लियर हुआ? थ्रोम्बोसाइट यानी रुधिर प्लेटलेट्स फिर से देख लीजिए। जो रुधिर प्लेटलेट्स है या अंडाकार गोल तथा तस्तरीनुमा केंद्रक विहीन रुधिर कोशिकाएं होती हैं जिनका व्यास 2 से 4 माइक्रोन तथा इनकी संख्या लगभग 2.5 से 5 लाख घन मिलीमीटर रुधिर होती है। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में पाए जाने वाली मेगाकैरियोसाइट के विखंडन से होता है। इनका जीवन काल 2 से 10 दिनों का होता है। इनका मुख्य कार्य होता है रुधिर स्कंदन करना। भी आप आगे रुधिर स्कंदन जानेंगे कि रुधिर स्कंदन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग इसे कहते हैं। तो आपने देखा होगा रुधिर स्कंदन के समय कि जब शरीर का कोई भी अंग कहीं से क्षतिग्रस्त हो जाता है, कट जाता है, फट जाता है, तो उस स्थिति में रुधिर जो है शरीर से बाहर निकलने लगता है। अगर वह निकलता हुआ रुधिर ना रुके तो कुछ ही समय पश्चात व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो उसको बचाने के लिए यानी जो रुधिर का अतिरिक्त स्राव हो रहा है उस रुधिर की हानि को बचाने के लिए प्लेटलेट्स अहम भूमिका निभाता है कि वह जा करके रुधिर को जमा देता है, जिसके कारण रुधिर का निकलना बंद हो जाता है। आपने देखा होगा घाव लगने के बाद ऊपर जो एक लाल रंग की पपड़ी जम जाती है वही आपका क्या है? रुधिर स्कंदन है, जो कि रुधिर स्कंदन के पश्चात ही बनता है। धीरे धीरे क्या होता है, जब घाव भर जाते हैं पपड़ी निकल जाती है, जो पपड़ी बनती है घाव लगने के बाद उसे हम
क्या कहते हैं, रुधिर स्कंदन कहते हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में कि आरबीसी का मुख्य कार्य है गैसों का परिवहन करना, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोगों से लड़ना, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, और प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है, रुधिर स्कंदन यानी रुधिर की हानि को रोकना। ठीक, तो इस तरह से आपने पढ़ा अभी ब्लड के बारे में और ब्लड प्लाज्मा के बारे में और ब्लड प्लाज्मा के बाद ब्लड कार्बसेल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आप जिसके बारे में जानने वाले हैं वह होगा ब्लड क्लॉटिंग यानी रुधिर स्खलन के बारे में। तो बने रहिए लगातार स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस पे। अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके जो भी मित्र पढ़ने से वंचित हैं उनको भी लगातार लाभ मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। आप लगातार बने रहिए स्वास्थ्य बायोलॉजी क्लासेस पे।